हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजंस। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बीकॉम में भी आता है, एमकॉम में थर्ड सेमेस्टर में आता है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड ये जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है वहाँ पे ये हर साल यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है। सो हम देखेंगे कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है और क्या क्या जो है डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज है, रेलिवेंट थ्योरी एंड इरेलीवेंट थ्योरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड होता क्या है? जो हमारा प्रॉफिट्स होता है कंपनी के अंदर आफ्टर टैक्स, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो हम यहाँ पे जो डिविडेंड की बात करते हैं वो जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है टैक्स कटने के बाद में, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसको कंपनी देखेगी कि मैंने शेयर होल्डर्स को जो देना है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स को हम देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह से डिविडेंड बोलेंगे। जो भी कंपनी के पास है amount that part of profit of a company which is distributed by the company among its shareholders, उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। अब होते क्या है, हमारी जो कंपनी है उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट बच गया टैक्स करने के बाद, तो वो देखेगी कि कितना जो है पैसा हमने रिटेन करके रखना है, कितना हमने शेयर होल्डर्स को देना है। जो कंपनी रिटेन करके रखेगी उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डिविडेंड। सो डिविडेंड पॉलिसी क्या है? जो कि डिटरमाइन करती है कि हमारी हेल्प करती है ये दोनों चीज़ों को डिवाइड करने में, कि कितनी अमाउंट है प्रॉफिट्स की जो हम रिटेन करके रखें और कितनी हमने शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिसीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड पॉलिसी बोलेंगे। इस चीज़ के अंदर हमारा बैलेंस होना चाहिए, ना तो हम ज़्यादा हाई पेमेंट करेंगे ना हम ज़्यादा लो पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को। देखो, अगर हम उनको हाई पेमेंट करेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगी, चाहे फिर हमें प्रॉफिट्स कम भी होंगे ना, फिर भी वो यही चाहेंगे कि उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए। अगर हम उनको लो पे करेंगे उससे क्या होगा? हमारे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इन दोनों के बीच में क्या है? बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम जो डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी में हमारे बेसिकली 3 डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि जितने भी हमारी जो प्रॉफिट्स बचे हमने सारे को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, ठीक है, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर पर्पजेस, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि हमने जो जितनी भी हमारी अर्निंग थी वो हमने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। थर्ड हो सकता है कि हमने कुछ रिटेन कर ली है और कुछ हमने शेयर होल्डर्स को दे दी है, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो 2 फॉर्म में कर सकते हैं। या तो हम उनको कैश डिविडेंड दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बोनस शेयर बोलते हैं, ठीक है। या तो हम उनको कैश में डिविडेंड दे सकते हैं या फिर हम उनको बोनस शेयर दे सकते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट है अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। So dividend refers to equity shareholders because preference shareholders have a fixed rate। अब देखो, हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो भी 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके तो रेट फिक्स होता है कि हमने इतना जो है उनको देना है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि मतलब प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। अगर लॉसेज हो रहे तो कंपनी नहीं भी देती डिविडेंड, है ना। वहाँ पे जो कंपल्सरी नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, ठीक है। तो जो ये हमारी बेसिकली जो थ्योरी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो हम डिविडेंड पॉलिसी जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं? हम यहाँ पे किसके लिए, किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं? ये इक्विटी शेयर होल्डर से, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। अब देखो, हमारी डिविडेंड थ्योरीज की बात करें हम, कुछ है हमारी रेलिवेंट थ्योरी, कुछ हमारी इरेलीवेंट। रेलिवेंट थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? द थ्योरी ऑफ इरेलीवेंस, इरेलीवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड भी बोलते हैं। यानी ये जो है ये क्या कहती हैं कि डिविडेंड डिसीजन डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ हैंस द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। कि जो हमारी डिविडेंड डिसीजन हम ले रहे हैं ना तो ये हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अफेक्ट करती है, ना हमारी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है, ठीक है। और जो हमारी रेलिवेंस थ्योरी है ये क्या कहती है कि ऐसा नहीं है। जो हमारी डिविडेंड डिसीजन है ये अफेक्ट करती है हमारे शेयर होल्डर वेल्थ को भी और हमारी वैल्यूएशन ऑफ फर्म को भी। इनको हम द रेलिवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड भी बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ रेलिवेंस भी बोलते हैं, राइट।
सो हमारी रेलिवेंस थ्योरी के अंदर हमारी वोल्टर अप्रोच, और हम बोल सकते हैं इसको वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, और इरेलीवेंस के अंदर हमारी मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आती है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम रेजिडुअल अप्रोच भी बोलते हैं। ये अप्रोच क्या कहती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे तुम डिविडेंड दो चाहे ना दो, इससे इसका हमारे जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है, उस चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से इरेलीवेंट है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो क्या मानते हैं कि जो हमारे डिविडेंड डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट अगर हमें लगता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ही क्या है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों से ही हमें रिटर्न मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने इन्वेस्ट करना है या फिर हमने डिविडेंड पे करना है, कि हमारी अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल कि नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी रेजिडुअल अप्रोच, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारी मोदिगिलानी एंड मिलर इरेलीवेंस मॉडल। ये अप्रोच हमारी क्या कहती है कि जो डिविडेंड है वो पॉलिसी है जो इरेलीवेंट है, इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है जो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ हमारी अर्निंग कैपेसिटी या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करती है। ये दो चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, फर्म की अर्निंग पे और फर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। ठीक है, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पे। आपको जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पे, ये देखो, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली जो है ये चीज़ याद भी रहेगी एक बार इसको देखोगे तो। ठीक है, तो इसमें मेन ये था कि जो हमारी उस चीज़ पर डिपेंड करती है, एंड हमारी जितनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी होगी, वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे शेयर्स की वैल्यू होगी। एंड अगर कंपनी की ज़्यादा अर्निंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डिविडेंड भी पे करेगी हाई। तो इसके अंदर हमारी कुछ अजम्पशंस थी, वो क्या क्या थी। फर्स्ट हमारी की परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर्स वो बिहेव कर रहे हैं रैशनली, मतलब सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो सबके को अवेलेबल है, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं विदाउट एनी कॉस्ट ना, और हम उनसे कोई भी कॉस्ट जो है चार्ज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारी कोई भी फ्लोटेशन या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, एंड कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो हमारी मार्केट वैल्यू को अफेक्ट कर सके। ठीक है, कोई एक बंदे के डिसीजन से जो हमारी मार्केट की वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होगी। जो प्रॉफिट होना है, ठीक है, वो होना ही है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी रिस्क नहीं है। फर्म की जो है रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, राइट। एंड यहाँ पे कोई भी जो हमारे टैक्स हैं, देर आर इधर नो टैक्सेस, या तो टैक्सेस है ही नहीं, अगर हैं भी तो वो हमारे जो है एप्लीकेबल नहीं है हमारे डिविडेंड एंड कैपिटल गेन पे, मतलब एक तरह से उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ना कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी का रिस्क है, राइट। तो ये इसके अंदर अजम्पशंस थी। फिर आ जाते हैं हम फॉर्मूला, यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस P इंटू D1 प्लस P1। P0 यहाँ पे डिवाइड जो है डिनोट कर रहा है हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम 0, D1 इज डिविडेंड पर शेयर एट टाइम 1 एंड P1 इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट टाइम 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसके आर्ग्यूमेंट क्या थे, इसके जो क्रिटिसिज्म थे वो क्या थे कि जो हमारी मार्केट के अंदर परफेक्ट कैपिटल मार्केट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे इन्वेस्टर्स, जो भी पर्सन है, सबके पास अवेलेबल नहीं होती हमारी कंपनी के बारे में। देन था कि हमारी जो टैक्सेशन प्रोविजन है वो भी प्रेजेंट होती है, एंड शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं करंट इनकम को, ना कि फ्यूचर अर्निंग को। अब जो चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि आप या तो 100 रुपये आज ले लो, नहीं तो महीने बाद ले लो, तो आप बोलोगे कि भी 1 महीने बाद क्या पता क्या सिचुएशन हो, हमें आप आज ही दे दो। तो ऐसे ही कि जो शेयर होल्डर्स है वो प्रेफर करते हैं करंट इनकम को, ना कि हमारी फर्दर गेन जो उनको होने वाले हैं वो उस चीज़ को नहीं देखते।
एंड फर्म जो है रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती, कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। और हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो भी अवेलेबल होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी जो है अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, हमारे क्रिटिसिज्म थे एमएम अप्रोच के। एंड वन मोर इज द फर्म हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट वाइल इशूइंग सिक्योरिटीज, की जब भी सिक्योरिटी जो है इशू करेगी कंपनी तो वहां पे भी इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी। एंड ये थे हमारे मोदिगिलानी मिलर अप्रोच के आर्ग्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है जो रेलिवेंट है, फर्स्ट इसमें आएगी हमारी वोल्टर मॉडल। सो इन्होंने जो हमने अभी कौन सी पढ़ी, जो भी थ्योरीज पढ़ी, उनको जो इरेलीवेंट थ्योरी थी उनको क्या बताया, उनको क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि अफेक्ट करती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी, हमारी वैल्यू ऑफ शेयर्स को भी एंड फर्म को भी, दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती है। एक डिविडेंड पॉलिसी कैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है, ये दो चीज़ों के रिलेशन को लेकर इन्होंने बताया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड इन्होंने कुछ अजम्पशंस भी ली कि जो भी फर्स्ट हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम मतलब फाइनेंस रेज कर रहे हैं वो सारा हम इंटरनली करें, एक्सटर्नल से हम कोई भी जो है सोर्सेज ऑफ फंड्स का जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। देन जो भी हमारी जो प्रॉफिट्स है आफ्टर टैक्स, उनको या तो हम 100% पे आउट कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, या फिर हम 100% क्या करते हैं, रिटेन। यहाँ पे यानी इन्होंने दो सिचुएशन एज्यूम की थी, या तो 100% पे आउट करेंगे या फिर 100% हम रिटेन करके रखेंगे, राइट। उसके बाद जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दोनों चीज़ों को इन्होंने कांस्टेंट माना था, यानी इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देन हमारी अर्निंग एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज, हमारी जो भी अर्निंग हो रही है कंपनी को या फिर जो भी हम डिविडेंड, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तब हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू को। एंड फर्म हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, कि मतलब हमारी फर्म जो है लंबे टाइम तक चलेगी। उसके अंदर मतलब अगर शॉर्ट पीरियड में बात करें हम तो उसके अंदर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला, इनफाइनाइट टाइम हमारे पास। इसके अंदर हमारी इम्प्लीकेशन आएंगी 3, ग्रोथ फ्रॉम नॉर्मल एंड डिक्लाइन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे हमने क्या करना है। फर्स्ट आती है हमारी ग्रोथ फॉर्म में क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन के, राइट। तो आर क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ग्रोथ फॉर्म कहाँ होगी, जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 100% रिटेन करके रखेंगे। सेकंड केस इन्होंने बताया तब नॉर्मल फॉर्म में, यानी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उस केस में हम वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती, चाहे हम उसको 100% दे दें या फिर हम उसको 100% रख लें। थर्ड इन्होंने केस बताया डिक्लाइन का, यानी यहाँ पे क्या है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो है 100% हमने शेयर होल्डर्स को दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो कंपनी की जो है रेट ऑफ रिटर्न कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है एक तरह से, या फिर कंपनी आप मान लो लॉसेज में जा रही है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा कि जो कंपनी है वो तो लॉसेज में जा रही है, तो वो जो है उनको लगेगा कि कंपनी डूब रही है, तो वो अपने शेयर्स को ख़त्म करने की सोचेंगे। बट कंपनी को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको डिविडेंड देंगे एंड ऑल। तो वो उस टाइम पे डिक्लाइन के केस में हमने क्या करना है, 100% डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टर मॉडल में, P इज इक्वल टू D प्लस R E माइनस G डिवाइड बाई K, ठीक है। तो ये तो यार फॉर्मूला ही है, पढ़ ही लोगे आप। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म ऑफ वोल्टर मॉडल। क्रिटिसिज्म क्या थे, फर्स्ट हमारा नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। देखो हमने अजम्पशन में क्या लिया था कि हम ना सारा जो है वो इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे, बाहर से हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कोई भी कंपनी का काम ऐसे तो नहीं चलता कि जो भी फाइनेंस रेज करिए वो सिर्फ इंटरनली फाइनेंस रेज करके अपना सारा काम कर ले, है ना। तो बाहर से हमने कुछ ना कुछ जो है वो खरीदना ही पड़ता है, फर्म को रिलाई करना पड़ता है एक्सटर्नल फाइनेंस भी। अगर जो हमारा इंटरनल फाइनेंस है सिर्फ उससे काम नहीं चलता कंपनी का, राइट। तो इनका फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म था यही था। देन हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, जैसे जैसे फर्म का जो रिस्क बढ़ता जाएगा हमारी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी।
ठीक है। देन हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये हमारी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारा फर्म का रिस्क जो है इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे हमारी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और ऐसे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ है। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को ही कांस्टेंट माना था, बट एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। देन हमारा गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि रेलिवेंट होता है। एक तो ये हमारी कौन सी थ्योरी कर रहे हैं हम, रेलिवेंट थ्योरी की, जो है वो हमारी कंपनी को, हमारी जो फर्म की वैल्यू है उसको भी अफेक्ट करता है, हमारी वैल्यू ऑफ शेयर्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। सो जो पैसा हम रिटेन करके रखेंगे उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जितनी अगर हम डिविडेंड पे करेंगे उसकी है। ठीक है, ध्यान से सुनो ये लाइन, यही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जितना पैसा, जो भी हमारा रिटेन अर्निंग का पैसा है, वो हम अगर हम रिटेन करके रख लेंगे तो वो इतना जो बेनिफिशियल नहीं होगा कंपनी के लिए, इतना रेलिवेंट नहीं होगा जितना अगर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो उनका ये कहना था इस थ्योरी का। सो यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन थी क्या थी कि अगर हमारी R इज ग्रेटर देन K, वही रेट ऑफ रिटर्न अगर हमारा ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारा जो पैसा है वो पर शेयर तब इंक्रीज होगा जब हमारी डिविडेंड जो पे आउट रेशियो को हम कम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी वोल्टर वाली, इसके अंदर जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दो पॉइंट हमारे सेम रहेंगे। तो फर्स्ट एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ग्रोथ फॉर्म है, उस केस में तो हमारा जो पैसा है वो पर शेयर तब इंक्रीज होगा, तब क्या होगा हमारा, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो हम कम करेंगे। राइट। दूसरा केस हमारा क्या आता है, तब हमारी नॉर्मल एंड देन डिक्लाइन। नॉर्मल में हमारा क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है। सो या तो आप यहाँ पे रिटेन करो या फिर आप पे आउट कर दो शेयर होल्डर्स को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन है अगर हमारा जो R है वो लेस देन K है, यानी हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस केस में हमने क्या करना है, हमारा प्राइस जब इंक्रीज हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तभी जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज होगा। इसमें भी हमारी कुछ अजम्पशंस थी। फर्स्ट है ऑल इक्विटी फर्म, यानी कोई भी डेट का यूज़ हम नहीं कर रहे, सारा जो है हम इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने अजम्पशन क्या ली है कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हम नहीं कर रहे। ये हमारी जो अप्रोच किसने दी थी, गॉर्डन ने दी थी, मायरॉन गॉर्डन ने। तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, जो भी हमारी जो इंटरनल फाइनेंसिंग है उसी के थ्रू हम जो है काम करेंगे। देन कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी जो भी हमें रिटर्न मिल रही है वो कांस्टेंट है। जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट लिया था इन्होंने अपने एजम्पशंस में। देन जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज G इज इक्वल टू BR, यानी जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। G हमारा क्या होता है और B क्या होता है, G हमारा होता है ग्रोथ रेट एंड BR इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इक्विटी फर्म। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वल होता है G इज इक्वल टू BR। बट जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो ज़्यादा होती है हमारी ग्रोथ रेट से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं, हम मानते कि कोई भी टैक्सेस नहीं है। फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ। तो ये थे हमारी क्या, इसकी अजम्पशंस। फिर हमारा फॉर्मूला है प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू 1 माइनस बी, दैट इज बी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारा रिटेंशन रेशियो डिवाइड बाय K माइनस BR। K इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड BR इज इक्वल टू G, मतलब BR और G तो हमारे यहाँ पे इक्वल ही है, ग्रोथ रेट जो हमारा। फिर इसके जो क्रिटिसिज्म क्या थे, सो ये देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारी अजम्पशंस हमने ली, लाइक कि हमारे जो है इंटरनल फाइनेंसिंग है, कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने नहीं ली है। हमारा जो फर्म की इन्वेस्टमेंट है ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है,
तो ये सारी की कोई भी टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारी जो अजम्पशन हमने वोल्टर मॉडल में ली थी, तो उसके जो क्रिटिसिज्म थे ना वही इसमें आएंगे। तो सेम जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो गॉर्डन मॉडल को फेस करनी पड़ी थी। एंड इसके बाद जो हमारा गॉर्डन मॉडल आया, इसके बाद इसको रिवाइज किया गया, गॉर्डन रिवाइज्ड मॉडल आया। वो जो गॉर्डन थे उन्होंने खुद ही किया उसको रिवाइज, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ देखा कि मतलब एक तरह से प्रॉब्लम देखी कि मैंने जो पहले जो अप्रोच दी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने इसको दोबारा से रिवाइज किया अपने ही मॉडल को। इसमें इनको खुद को ही गलती लगी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कभी भी सेम नहीं हो सकती, इनको ये चीज़ फील हुई। देन इनको जो इन्होंने जो गॉर्डन रिवाइज्ड मॉडल दिया उसमें उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कंसीडर किया रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं हमारे डिविडेंड से, ना कि कैपिटल गेन से। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर हमारी कम होगी तो हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। एंड अगर हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा होगी तो उस केस में जो क्या होगा, हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो हाई होने लग जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमने फ्यूचर को छोड़ के जो हमारी प्रेजेंट की वैल्यू हो उस पर हमने फोकस करना है। इन्वेस्टर्स वांट वन बर्ड इन हैंड रेदर देन टू बर्ड इन बुश, और हम इसको बोलेंगे वन बर्ड इज इन हैंड इज बेटर देन टू बर्ड इन बुश। यानी अगर आपके हाथ में है, ठीक है, एक तो है कि जो आप बर्ड है जो उड़ रहा है, ठीक है, वो तो क्या पता पकड़े जाएंगे कि नहीं पाएंगे, बट जो एक बर्ड है आपके पास जो है इन बुश, तो वो तो आपको जो है उसको तो आप पकड़ लोगे, है ना। तो उसमें क्या है कि जो चीज़ हमारी है दूर है, ठीक है, या फिर जो भी हम फ्यूचर जो हमारा अनसर्टेन है उस रिस्क को हम इतना जो है उसको प्रेफर नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स भी है जो वो हमारे किस चीज़ को, वो प्रेजेंट को देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है, हम उसको जो है यूज़ करना है। तो ये थी हमारी गॉर्डन रिवाइज्ड मॉडल। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।